हेलो गाइस, तो चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। इस सीरीज में हम लोग डेली 14 से 15 कभी 20-20 लाइंस कवर कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में अगर आप इन लाइंस को देखो तो आप आंसर सही हिट कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, या फिर लोब्स भी बोला जाता है, और उनको मिला के नाम दिया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो चार कैसे याद रखेगा, देखो क्वाड आ जा रहा है, क्वाड क्वाड से क्या हो जाता है, क्वाड मतलब चार आ गया। तो 4 राउंड स्वेलिंग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को बोलते हैं। और ये कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज लोकेटेड, तो डैश दे देगा, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। ओके, डॉर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के डॉर्सल पार्ट पे, ये वाला एमसीक्यू बन गया। कभी कभी मिड ब्रेन के बदले आपको मेसेनकेफालॉन भी लिखा रह सकता है, तो आंसर वो हो सकता है। ठीक है, चलिए लाइन नंबर 2 पे चलते हैं। When the pollen grain is mature, it contains two cells, ठीक है, the vegetative and the generative cell। तो यहाँ पे लिखा है कि दो सेल है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, abundant फूड है इसके पास, एंड ए लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन आएगा कौन से सेल के पास इरेगुलर न्यूक्लियस है, आंसर आ जाएगा वेजिटेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल है वो स्मॉल है और फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये जो आपका जेनरेटिव सेल है उसका शेप कैसा है, जेनरेटिव सेल का शेप बोला है स्पिंडल के शेप के जैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपका जेनरेटिव सेल है ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर मेल गैमेट 1 और मेल गैमेट 2। और जो आपका वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगा, वो पोलन ट्यूब बना देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लाइन पर। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड एचआईवी, अदर एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। ये लाइन को याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच इज ओके, क्या बोल देते हैं भाई साहब, क्यूर होने में टाइम लगता है, बेसिकली होगा ही नहीं क्योर ये चीज, ठीक है। बोलते हैं इनक्यूरेबल टर्म यूज किया जाता है ट्रिपल एच के लिए, हेपेटाइटिस बी, देन जेनिटल हर्पिस या फिर एचआईवी इन्फेक्शन। और बाकी सारी क्यूरेबल है, लेकिन सही टाइम पे अगर डिटेक्ट करके क्योर किया तो। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बेसिकली जो कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने जस्ट बोला कि भाई आ गए कैरेक्टर्स, तो कौन सी ईयर में किया था इन्होंने, 1865 में पब्लिश किया। बट इनको वही चीज है, नाम नहीं मिला उस टाइम पे। बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने बोला, नेचुरलिस्ट ने बोला ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये मैथ से रिलेटेड है, स्टैट्स का ज्यादा रोल है इसमें। तो ये अनरिकॉग्नाइज रहा टिल 1900। फिर 3 साइंटिस्ट आए, तीनों ने बोला नहीं हम इसको रीडिस्कवर करेंगे। कौन कौन थे, कार्ल कोरेन थे, वॉन शर्मा थे और ह्यूगो डी ब्राइस थे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों में ही म्यूटेशन हो सकता है, एक एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। तो ये वाला चीज अभी आप कोरोना के टाइम पे ये देख सकते हो कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर क्या है, आरएनए है, तो फास्टर रेट पे म्यूटेट कर रहा है। कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, इसीलिए अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं आपके कोविड के इतने कम टाइम पे ही। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि भाई एम्फीबियन के एंसेस्टर कौन थे। एम्फीबियन के जो मॉडर्न डे जो एम्फीबियन है ना यहाँ पे, फ्रॉग सैलमेंडर, तो उनके एंसेस्टर आपको बोलना पड़ेगा लोब फिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा गया है हाउएवर दीज वर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। ये सारे लाइन एनसीईआरटी के गाइस, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैं ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुका हूँ। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल और पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टीली। तो स्टीली के लिए चीट कोड बन जाता है पीवीपी। पीवीपी इज द चीट कोड फॉर स्टीली। पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, पिथ सेंटर पे हो जाएगा, उसके बाद वास्कुलर बंडल, देन पेरिसाइकल, याद रख लीजिएगा। और वैसे एंडोडर्मिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टीली, ये भी लाइन याद रखना है। एंडोडर्मिस इज बेसिकली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। तो आप इसके लिए एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। प्लीज राइट दैट डाउन, जिससे कि आप गलती ना करो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर देखते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। तो ये क्या करता है कि कॉम्प्रेशन को तो रेजिस्ट कर सकता है, और बोन्स पे नॉन प्लायबल आ जाता है टर्म, अगर आपको याद है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं इनको। कॉन्ड्रोसाइट जो क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लेड करेंगे कार्टिलेज बनाने के लिए। ओके, दे आर इंक्लूज इन द स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाई देम। आई नेक्स्ट स्टेटमेंट। और बोन के लिए क्या सुना था आपने, आपने ऑस्टियोसाइट सुना था,
जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे हैं, बोन फॉर्मिंग हो जाते हैं, ओके, और बोन को डिस्ट्रक्ट करने वाले हो जाते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट, और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये वाला से बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया कि बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन क्या है या प्रिंसिपल। आंसर होगा मेमोरी। याद करिए, जो हम लोग टीका लगाते हैं ये कोविड वाला या जो कोरोना के लिए जो भी वैक्सीन लग रही है, वो मेमोरी ही उसका बेसिस है। क्योंकि अब बाद में अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम याद रखता है कि हमें तो इसके लिए वैक्सीन दी गई है, वी नो कि इसको कैसे हराना है, तो हम लोग लड़ पाते हैं उससे। चलिए, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से। तो बेसल बॉडी बनाने में किसका रोल है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का। तो ये सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है, एनिमल सेल्स में मिलते हैं, ओके, ये प्लांट सेल्स में नहीं देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट हायर प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स जो है ना, स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म करते हैं, याद रख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इम्बिबिशन। तो क्वेश्चन आएगा, इम्बिबिशन इज एन एक्टिव प्रोसेस और पैसिव? तो डेफिनेटली इट इज अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज इट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ये तो एक डिफ्यूजन ही है जिसमें वाटर का मूवमेंट हो जाता है along the concentration gradient, मतलब down the concentration gradient water मूव करता है। in addition for any substance to imbibe any liquid, मतलब पानी अगर अंदर जाने के लिए affinity भी होना जरूरी है। क्या होना? affinity होना जरूरी है। तो प्लीज राइट दैट डाउन, affinity between the adsorbent and the liquid is also prerequisite, very 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 important। ये बहुत सारे मॉक टेस्ट में पूछा गया है, so this becomes very important। चलिए नेक्स्ट, since the recombinant therapeutic are identical to human protein, जो भी तुम्हारे जो रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो भी बने हुए वो जो प्रोटीन होते हैं ना, वो एकदम आइडेंटिकल हो जाते हैं ह्यूमन प्रोटीन के, तो इसीलिए वो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना था कि पहले जो हम लोग बोवाइन या पोर्साइन इंसुलिन लेते थे उससे एलर्जीज हो जाती थी, बट इससे नहीं होती है। दीज आर द ओके, दीज आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ एनी इन्फेक्शन। जो अगर हम लोग किसी, जैसे मान लेते कोई पिग से कुछ लिया लगाया तो उसमें चांसेस है एलर्जी होने के, बट इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड कंट्री यूएस यूके हो जाएगा, आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री में वेस्ट जनरेट हुआ ई वेस्ट, ठीक है, नॉट नॉर्मल वेस्ट, ई वेस्ट डेवलप्ड से डेवलपिंग पे जाएगा। डेवलपिंग कंट्री मेनली टू चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जहां पे उनसे तार वार निकाल लिया जाता है, तार से इंपॉर्टेंट कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड कभी कभी निकाल लिया जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस के टाइम पे। और ये यहाँ पे मैनुअल लेबर से होता है, कोई मशीन स्पेशलाइज नहीं है। तो ये क्योंकि डेवलपिंग कंट्री आप ऑलरेडी जान रहे हो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, through the sympathetic nerve can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction, thereby cardiac output। क्वेश्चन आएगा, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक, वो क्या करता है? वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ाता है? वो दोनों ही काम करता है। वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। दोनों ही जगह से वो मिलके दोनों का प्रोडक्ट होता है कार्डियक आउटपुट, तो दोनों को ही बढ़ा दिया, लिख लीजिएगा। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, सबको पता है जो तुम्हारा हार्ट है वो जो मसल्स है उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। हार्ट इज मेड अप ऑफ, दे आर स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री, याद रहेगा, दे आर स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री, ये चीज याद रख लीजिएगा गाइस, स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है, दो ये स्ट्राइशन मिलता है, और ब्रांच्ड है ये, ठीक है। और कार्डियक मसल के लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, दे आर नोन एज फंक्शनल सिंसिटियम, नॉट एनाटॉमिकल। फंक्शनली ये बिहेव कर सकते हैं एक यूनिट के जैसा, नॉट द एनाटॉमी, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाला डेटा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा गाइस तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।